गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 9th ऑफ अगस्त, ठीक है, और संडे का डे है। फ्रेंड्स, आ गए हम हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन पे, जो कि आपका स्टैटिक पार्ट है। फ्रेंड्स, राइट, स्टैटिक पार्ट है आप लोगों का, और ये चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था व्हाट इज बैंकिंग का था, राइट। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी, और डेली बेसिस पे आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेशन होता है हमारे न्यूज का, वो आप देख रहे होगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमें देखने को मिला है टाइप्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। टाइप्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया में क्या क्या चीजें हैं वो देखेंगे। देखिए, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग आर एज फेलो। कितने बैंकिंग है टोटल? हमारे पास टोटल 9 बैंकिंग है, राइट। फर्स्ट है आप लोगों का पैरा बैंकिंग, सेकेंड है आप लोगों का नैरो बैंकिंग, थर्ड है आपका ऑफशोर बैंकिंग, फोर्थ ग्रीन बैंकिंग, फिफ्थ रिटेल बैंकिंग, सिक्स होलसेल बैंकिंग, सेवेंथ यूनिवर्सल बैंकिंग, एट इस्लामिक बैंकिंग और नाइन मर्चेंट बैंकिंग, ठीक है। तो ये टोटल आप लोगों को 9 बैंकिंग के टाइप्स देखने को मिले हैं, राइट। आई होप आप लोगों को सही तरीके से दिख रहा होगा। ओके, सो देखिए, ये क्लास को हमने यहाँ पे एक एक करके सारे देखेंगे हम, लेकिन ये पैरा बैंकिंग में कुछ सब्सिडरीज था, इसलिए इसको लिखा गया है। बाकी आप लोगों की क्लास यहाँ से वर्बलाइज चलेगी कि किस तरह से हम आपके साथ क्लास लेंगे, राइट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पैरा बैंकिंग में चलते हैं। व्हाट इज पैरा बैंकिंग? ओके, वन बाय वन करके सारी बैंकिंग्स देखेंगे। व्हाट इज पैरा बैंकिंग? बैंक्स कैन Banks can undertake certain eligible financial service, that is the para-banking activity, either department or by setting up subsidiary. मतलब बैंक के पास कुछ अंडरटेक्स होती है, कुछ सर्टन एलिजिबल होती है फाइनेंशियल सर्विसेज की, ठीक है, जो कि पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज या तो वो डिपार्टमेंटली यूज करता है या फिर वो सेटअप करते हैं सब्सिडरीज को, ठीक है, राइट। द बैंक्स कैन फॉर्म अ सब्सिडरी कंपनी, बैंक अपनी सब्सिडरीज कंपनी भी बनाता है फॉर अंडरटेकिंग द टाइप्स ऑफ बिजनेस, ताकि वो अपनी बिजनेस को बढ़ा सके। बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ वन पर्सन की जरूरत नहीं होती है, हमें बिजनेस के लिए पूरे मार्केट की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे एक इकोनॉमी है, और इकोनॉमी को चलाने वाले कितने पब्लिक होते हैं, हम आम इंसान है, दूसरे लोग भी है, तो वो सब इकोनॉमी को चलाने के लिए, उसी तरह से बैंक को चलाने के लिए उसकी सब्सिडरीज और उसको बिजनेस देना होता है। विच अ बैंकिंग कंपनी इज अदरवाइज परमिटेड टू अंडरटेक विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आप सभी को पता है पूरा बैंकिंग का जो सेक्टर है हमारा, पूरा जो बैंकिंग का सेक्टर है वो कौन हैंडल करता है? आरबीआई, ठीक है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी होती है, बैंक को संभालने वाला कौन है? आरबीआई। आरबीआई को संभालने वाला देश का इकोनॉमी है, राइट, ठीक है। क्लियर है सभी को पैरा बैंकिंग क्या है? ठीक है, अब उसकी सब्सिडराइज देखेंगे। सब्सिडरी कंपनीज डिफरेंट पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज, ठीक है, उसकी सब्सिडरीज क्या है उसके बारे में। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, किसके प्रोविजन एक्ट पे? सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से बैंक्स में फॉर्म सब्सिडरीज कंपनी, जिसमें बैंक बना सकती है अपनी सब्सिडरीज कंपनी फॉर अंडरटेकिंग टाइप्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस, ताकि वो अपनी बैंकिंग बिजनेस को प्रोवाइड कर सके। प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई शुड बी टेकन बाय अ बैंक। जो भी बैंक होगी उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका? आरबीआई बैंक का, ताकि वो सेटअप कर सके कंपनी को, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स की कंपनी है, क्या है वो हम आपको रीड करेंगे। रीड करेंगे मतलब आपको पढ़ के बताएंगे, ठीक है, क्या क्या है वो पूरा आपको रीड करके बताएंगे, करेक्ट। ओके,
देखिए उसमें क्या क्या है, बैंक्स कैन फॉर्म सब्सिडाइज कंपनी, बैंक बना सकती है अपनी सब्सिडाइज कंपनी को, ठीक है, जो वो अंडरटेक करेगी उसके इक्विपमेंट, जो कि वो लीज पे देगा, लीज पे मतलब भाड़े पे देना किसी चीज को, ठीक है, परचेस करेगी, या फैक्ट्री की डिपार्टमेंटल करेगी। मतलब जब डिपार्टमेंट आप लोगों के बनेंगे, ठीक है, जब आप लोगों के डिपार्टमेंट्स बनेंगे, राइट, हर एक बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। सपोज आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे बना है, ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट को बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, राइट, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, लैंड की जरूरत पड़ेगी, वैन की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉय, ठीक है, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जब आप अपने बिजनेस को बढ़ाओगे, आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस खोलोगे या कुछ भी चीज, ठीक है, करेक्ट। क्लियर है सभी को। बैंक कैन ऑल्सो अंडरटेक इक्विपमेंट्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस करेगी, म्यूचुअल फंड का बिजनेस करेगी, देन क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करेगी, स्मार्ट डेबिट कार्ड बिजनेस, ये सारा चीजें बिजनेस है बैंक के लिए, ठीक है, जो मनी मार्केटिंग हो जाता है म्यूचुअल फंड का, बैंक सेटअप कर सकती है, किसके बाद ये सब चीज का अप्रूवल लेगी आरबीआई से, जो भी एंट्री करेगी बैंक, किसमें, इंश्योरेंस सेक्टर में बैंक एंट्री करेगी, जो अंडर राइट करेगी कॉर्पोरेट शेयर्स को और डिबेंचर्स को, ठीक है, जो बॉन्ड्स क्रिएट करेगी पब्लिक सेक्टर का। आरबीआई ने ये चीज ऑब्जर्व किया है कुछ बैंक के लिए, जो सब्सिडारीज है, जो बायबैक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है सेफ्टी नेट स्कीम्स के लिए, ठीक है, ये स्कीम के अंदर लार्जर एक्सपोजर जो भी होगा बैंक का, वो कमिटमेंट करेगा रिलेटिव सिक्योरिटीज को बाय करने के लिए, ओरिजिनल इन्वेस्टर जो भी स्टेपुलेटेड पीरियड रहेगा उसके तहत पे, ठीक है। सो ये फर्स्ट हमारा पैरा बैंकिंग कंप्लीट हो चुका है, राइट, फर्स्ट हमारा पैरा बैंकिंग कंप्लीट हो चुका है, राइट, इसको हम कंप्लीट का इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे नैरो बैंकिंग। व्हाट इज नैरो बैंक, क्या आपको पता है नैरो बैंकिंग क्या है? नैरो बैंकिंग्स आर सेफ बैंक्स, वो एक सेफ बैंक है, बाय नॉट लेंडिंग एंड यूजिंग द डिपॉजिट टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो पैसा नहीं देता है और ना ही वो डिपॉजिट करता है, और वो जो डिपॉजिट करता है किसके लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदने में। दे कैरी वर्चुअल नो क्रेडिट रिस्क, वो कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं उठाता, ठीक है। देर इज नो डेंजर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, वहां पे कोई भी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स नहीं होता है। अब नॉन परफॉर्मिंग लोन्स क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स लाइक क्रेडिट कार्ड है आपके पास, ठीक है, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, आपको बैंक देती है 40 डेज का पीरियड, जिसमें आपको विद इन 40 डेज आप लोगों को पे करना होता है, ठीक है। अब कुछ कस्टमर्स कार्ड यूज कर लेंगे, कुछ कस्टमर कार्ड यूज कर लेंगे, लेकिन वो 40 डेज में क्या दिन हो जाते हैं, 90 डेज, 90 डेज हो जाते हैं, वो पेमेंट नहीं करते, तो इसी को कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दैट इज एनपीए, राइट। ये वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अब उसको कुछ करके, मतलब कुछ भी जुगाड़ करके उसको सेटलमेंट करवाती है बैंक, ठीक है, उसको अपने आप अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, पहले इंटरेस्ट और सारा चीजें लगा दिया, ठीक है, उसके बाद सेटलमेंट के तहत पे ये चीजें आती है। मतलब 90 डेज तक कोई भी कस्टमर, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे फिर होम लोन हो, चाहे कोई भी बैंक की प्रोडक्ट हो, वो अगर आप 90 डेज तक पे नहीं करते हो तो बैंक के लिए वो एसेट हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, राइट। एंड फ्रीक्वेंट इंजेक्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल दैट हैज टू फंडेड बाय टैक्स पेयर, तो ये जो भी इक्विटी कैपिटल है वो फंडेड हो रहा है किससे, टैक्स पेयर से। नैरो बैंकिंग, जो नैरो बैंकिंग है वो क्या है, दैट इज द बैंक दैट प्लेस फंड्स ओनली इन रिस्कलेस सिक्योरिटी, ये बैंक जो है नैरो बैंकिंग, वो सिर्फ रिस्कलेस में ही इन्वेस्टमेंट करता है उसकी सिक्योरिटी में। द मेन थिंकिंग दैट गोज बियॉन्ड दिस इज दैट सिंस देयर इन्वेस्टमेंट, उसका जब से इन्वेस्टमेंट हुआ है, इज मेनली इन रिस्कलेस सिक्योरिटी दैट विल नॉट फेल। मतलब ये जो बैंकिंग है नैरो बैंकिंग, बहुत नैरो सोचते हैं, ये बैंकिंग का क्या मतलब है कि वो जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है वो एक
इन्वेस्ट कर रहा है वो एक रिस्कलेस चीजों पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, रिस्कलेस चीजों पे वो इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो चीज फेल ना हो। अभी बैंक में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है या किसी भी चीज पे इन्वेस्ट किया है आपने, तो जरूरी नहीं हर बार आप लोगों को प्रॉफिट ही मिले, ठीक है। यही चीज सोच के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप यही सोचोगे कि हर बार प्रॉफिट होगा, तो जब आपको नुकसान होगा तब आप लोगों को काफी ज्यादा शॉक मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट की जो भी स्टेबिलिटी होती है वो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है, राइट। द तारापुर कमेटी गिव द रिकमेंडेशन टू कन्वर्ट वीक बैंक इनटू नैरो बैंक। जो तारापुर कमेटी है उन्होंने रिकमेंड किया है जो भी वीक बैंक्स हो गए, उसको कन्वर्ट करो नैरो बैंक में। द कमिटी हैज पर्पस दैट द इंक्रीमेंटल रिसोर्स ऑफ दिस नैरो बैंक। तो जो भी कमेटी होगा वो पर्पस है उसका इंक्रीमेंटल रिसोर्स जो कि नैरो बैंक का होगा वो रिस्ट्रिक्टेड करेगा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। सो नैरो बैंक क्लियर हो चुका है। देखो आप सिर्फ बुक का बता करोगे कुछ नहीं, आपको एक एग्जाम्पल चाहिए होगा आपके प्रैक्टिकल नॉलेज का, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों को मिल रहा है प्रैक्टिकल नॉलेज का, उसको आप रिलेट करके जो डेफिनेशन है वो आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। सो सेकेंड हमारा क्लियर है, फर्स्ट पैरा बैंकिंग, सेकेंड नैरो बैंकिंग। अब ऑफशोर बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग से ही पता चल रहा है कि कुछ बाहर की कंपनी का कुछ होगा, ठीक है, ओके। Offshore banking. Offshore banking unit means a branch of a bank in India located in the special economic zone and holds an authorization issue under clause subsection A of under clause A of subsection 1 of section 23 of the Banking Regulation Act 1949. 10 of 1949, ठीक है, ओके। ऑफशोर बैंकिंग क्या है? वो एक ऐसी यूनिट है जिसकी ब्रांच इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे होगा, जो होल्ड करता है एक ऑथराइजेशन इशू जो कि एक क्लॉज है एक सबसेक्शन ऑफ 1 सेक्शन 23 का, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है। एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट OBU इज अ फाइनेंशियल सर्विस यूनिट। जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है वो एक फाइनेंशियल सर्विस है, नॉर्मली अ ब्रांच और सब्सिडरी ऑफ अ नॉन रेसिडेंट बैंक, जो कि एक ब्रांच या फिर सब्सिडरीज है नॉन रेसिडेंट बैंक का, जो प्ले करता है इंटरमीडिएटरी रोल बिटवीन नॉन रेसिडेंट बोरोवर। जो कि क्या प्ले करता है? वो एक अच्छा सा रोल प्ले करता है जो भी नॉन रेसिडेंसी बोरोवर होगा या लेंडर होगा उनके बीच में, ठीक है। इन इंडिया दिस आर फाउंड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये चीज कहाँ पे फाउंड मिलेगी आपको? जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वहां पे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दो पब्लिक है, ठीक है। इसको रब कर देते हम, ओके। इसको रब कर देते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, तो जो ऑफशोर बैंकिंग होगा फ्रेंड्स, ऑफशोर बैंकिंग है वो एक मिडल मैन का काम कर रहा है। मतलब जो बैंक है और कस्टमर, उसके रिगार्डिंग ये जो वर्क है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। ये ब्रांचेस हर जगह नहीं है, सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे है ये ब्रांचेस, ठीक है, राइट। तो उनका वर्क ये है, राइट। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम फॉरेन बैंक, ठीक है। ये सब डिपॉजिट कहां से एक्सेप्ट कर रहा है? अपना फॉरेन बैंक से। ऑफशोर का मतलब ही आपको पहले बताया कि बाहर की कंपनी से पैसा आना, ठीक है। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है फॉरेन बैंक से, फ्रॉम फॉरेन बैंक, फ्रॉम सम ऑनशोर बैंक दैट परमिट डिपॉजिट एंड अदर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, जिसमें से वो परमिट कर रहे हैं डिपॉजिट और दूसरे ऑफशोर बैंकिंग के यूनिट जो कि लोन्स एंड नॉन रेसिडेंट कंपनी को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दे डू नॉट कैरी रिटेल बिजनेस, वो रिटेल बिजनेस कैरी नहीं कर रहे, मतलब वो अपना बिजनेस रिटेल पे नहीं कर रहे, बट जनरली प्रोवाइड होलसेल बैंकिंग सर्विस। जो कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? होलसेल बैंकिंग सर्विस, जिसमें क्या क्या चीजें आती है। देखो, प्रोजेक्ट होता है फाइनेंस का, मतलब आपको प्रोजेक्ट बताया गया फाइनेंस के बारे में, ठीक है, प्रोजेक्ट बताया जाएगा फाइनेंस के बारे में, ठीक है। सेकेंड, आप लोगों को बताया जाएगा सिंडिकेटेड लोन्स कि किस टाइप्स के लोन्स है, इशू करेंगे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा।
इश्यू करेंगे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर, मीडियम टर्म लेस देन 3 इयर्स, लॉन्ग टर्म मोर देन 5 इयर्स, ठीक है। सो ये टर्म याद रखिए, ये टर्म को याद रखिए आप, ठीक है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ऑफशोर बैंक सिर्फ ये दो ही चीजों में वर्क कर रहा है, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बैंकिंग में, ठीक है। राइट, क्लियर है सभी को? तो हमारा ऑफशोर बैंकिंग भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब चलेंगे ग्रीन बैंकिंग। व्हाट इज ग्रीन बैंकिंग? इसको रब कर देंगे पहले हम, कोई बात नहीं, पहले हम ग्रीन बैंकिंग जानेंगे कि ग्रीन बैंकिंग क्या है। अभी कोई ऐसा मत बोल देना कि ग्रीन बैंकिंग मतलब हरा कलर का बैंक, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ग्रीन बैंकिंग, the concept of green banking has emerged and is recognized as an important strategy to address sustainable development concern and creating awareness among people about environmental responsibility, right? ग्रीन बैंकिंग जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उसी तरह से ग्रीन बैंकिंग में क्या है, जो ग्रीन बैंकिंग है वो एमर्ज कर रहा है सारी चीजों को, जो रिकॉग्नाइज कर रहा है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो एड्रेस कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि कंसर्न क्रिएट करता है सभी पब्लिकों के ऊपर, के उनको अवेयरनेस कर रहा है किसके रिगार्डिंग, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। ग्रीन बैंकिंग हैज टू डिमिनिश, उनके पास दो चीजें हैं, क्या है? फर्स्ट, द वे ऑफ बैंकिंग बिजनेस इज बीइंग डन, इज इट पेपरलेस और नॉट? ओके, देखो ग्रीन बैंकिंग जैसे हम फॉरेस्ट को, हम ट्री को बचा रहे हैं, ठीक है। इंडिया में ट्री को बचाने की अभी स्कीम्स चल रही है, स्कीम्स मतलब ये एक संस्था चल रही है कि हम ग्रीन चीजों को बचाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से बैंकिंग का भी यही एक मुद्दा है कि वो पेपरलेस सारी चीजें करे, और सेकेंड जो है वो रिलेटेड करे मनी को बैंक में रिलेटेड, ठीक है। ग्रीन बैंकिंग एंटाइटल बैंक टू एनकरेज एनवायरमेंट friendly investment and give lending priority to those industries which have already turned green or are trying green and thereby help to restore the natural environment. मतलब ग्रीन बैंकिंग का सबसे ज्यादा जो मोल काम है वो क्या है? सबसे ज्यादा काम है कि वो पेपरलेस चीजें करे, ठीक है, जैसे बैंक में बहुत सारे पेपरों का काम होता है। सेकेंड, वो ये चाहता है कि उसका जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो पब्लिक को अवेयर करे कि ग्रीन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हो तो एक एनवायरमेंट डे में जो बैंक्स होती है वो अपने एम्प्लॉय के साथ एक कैंप का आयोजन करती है, जिसमें वो बहुत सारे प्लांट्स को लगाते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे प्लांट को लगाते हैं, राइट, ताकि जो हमारे दुनिया में, हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन हो रहा है, ठीक है, जो भी पॉपुलेशन हो रहे हैं वो चीजें ना हो और एनवायरमेंट को बचे हमारी इंडिया, ठीक है। एनवायरमेंट को बचाने के लिए ये सारी चीजें का वो कैंप लगाते हैं। प्लांटेशन का कैंप होता है वो, जिसमें नॉर्मली अगर हॉलीडे होता है तो हॉलीडे में भी जाना पड़ता है एम्प्लॉय को उनके प्लांट के लिए, ठीक है। वो एक प्रोजेक्ट टाइप होता है जिसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना रहता है, राइट, ठीक है। करेक्ट, कुछ नोट है वो देखिए। ग्रीन बैंक कैन बी कॉल्ड एज द मेथड ऑफ फाइनेंस बाय द बैंक टू मेक द इंडस्ट्री ग्रो ग्रीन। जो ग्रीन बैंक का है उसका जो मेथड है वो क्या है, बैंक को फाइनेंस करने का इंडस्ट्री ग्रो ग्रीन में, और जो प्रोसेस है वो रिस्टोर करेगा एनवायरमेंटल नेचुरली। ये जो भी कॉन्सेप्ट होगा ग्रीन बैंक का वो म्यूचुअली बेनिफिशियल रहेगा इंडस्ट्री को और इकोनॉमिक को, ठीक है। सो हमारा ग्रीन बैंकिंग भी क्लियर हो चुका है, राइट, ग्रीन बैंकिंग क्लियर हो गया हमारा। चलेंगे अभी रिटेल बैंकिंग में। रिटेल बैंकिंग क्या है? रिटेल बैंकिंग से ही, नाम से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि क्या है रिटेल बैंकिंग, ठीक है। रिटेल बैंकिंग क्या है?
Retail banking refer to dealing of commercial bank with individual customer both on liabilities and asset side of the balance sheet. तो रिटेल बैंकिंग क्या है फ्रेंड्स, वो डील करता है कमर्शियल बैंक का जो इंडिविजुअली कस्टमर के साथ होगा, ये दोनों के लिए लाइबिलिटीज और एसेट के लिए रहता है, जो कि बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है, करंट है, उसमें क्या क्या चीजें आती है, लाइक फिक्स हो गया, करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, जो भी लाइबिलिटी साइड होता है वो, और मोर्गेजेस रहता है किसके रिगार्डिंग, लोन के रिगार्डिंग, ठीक है। मोर्गेजेस मतलब लोन प्रोवाइड करना, जैसे कि पर्सनल हो गया, हाउसिंग हो गया, ऑटो हो गया, एजुकेशनल हो गया, ठीक है। तो ये एक असेट साइड हुआ बैंक के लिए, एंड आर द मोर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय बैंक। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है जो बैंक ऑफर करते हैं रिटेल बैंक, ठीक है। और वो एंसिलरी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डिपॉजिटर सर्विस हो गया है, ठीक है। अब रिटेल बैंकिंग तीन कैरेक्टराइज्ड है, उनके थ्री बेसिक कैरेक्टराइज है, जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है आप लोगों का, डिपॉजिट आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, इंश्योरेंस आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, सिक्योरिटी, ये हो गया आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सेकेंड, मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कॉल सेंटर हो गया, ब्रांच हो गया, नेट बैंकिंग एंड किसको होगा, ठीक है। अभी एआई करके ईवा भी आ रखा है, हर एक बैंक का एक, जैसे हमारे हम है एसबीआई में, ठीक है, एग्जाम्पल हम है एसबीआई में, तो एसबीआई में आप लोगों की कॉल सेंटर तो है ही, 24/7 चलते हैं, ठीक है। सेकंड, आप लोगों के पास बैंक में जाकर भी कंप्लेन कर सकते हो। थर्ड, किसको है, फोर्थ, आप लोगों के पास अवेलेबल रहता है ईवा, जो कि 24 आवर्स आपको रिप्लाई करेंगे एआई के थ्रू। वो एआई रोबोट्स होता है, राइट, एआई रोबोट्स होता है, जिसमें आपको अपनी क्वेरी ठीक तरह से बतानी होगी, तो ही आप वो चीजें कर पाओगे, मतलब आपकी जो भी क्वेरीज है वो आपकी सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। तो ये है आप लोगों का रिटेल बैंकिंग के किस तरह से बैंक डील कर रहा है कस्टमर के साथ, इंडिविजुअल पर्सन के साथ, ठीक है। उनकी मेन मुद्दा क्या है, लायबिलिटी और एसेट है, जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है। बैलेंस शीट में ये दो सारी चीजें आती है, राइट, आप लोगों को पता हो तो, ओके। सो मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स में क्या क्या आ जाता है, कंज्यूमर आ गया, स्मॉल फाइनेंस आ गया, और कॉर्पोरेट सारी चीजें आ गई, राइट। क्लियर है सभी को। रिटेल बैंकिंग कंप्लीट, हमारा रिटेल बैंकिंग भी कंप्लीट हो गया। टोटल हमने कितने देख लिया, पैरा बैंकिंग देख लिया, नैरो बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग, ग्रीन बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग। अब हमारे पास टोटल 4 बचे। होलसेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग यानी क्या, जैसे होलसेल की दुकानें होती है उस तरह से, राइट, करेक्ट, ठीक है। होलसेल बैंकिंग रिफर टू बैंकिंग सर्विस लाइक मर्चेंट बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है। होलसेल बैंकिंग का मतलब ये है कि वो सर्विस किसके बीच में होता है, एक मर्चेंट बैंक के बीच में और अदर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बीच में, जिसमें बैंक डील करता है एक लार्जर क्लाइंट सच एज लार्ज कॉर्पोरेशन एंड अदर बैंक, ठीक है। अब बहुत सारी बैंक को मिला के या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला के वो एक होलसेल बैंकिंग का बिजनेस करते हैं। इट रिफर्स ऑफ डूइंग बैंकिंग बिजनेस विद इंडस्ट्रियल, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल के साथ बिजनेस करते हैं अपना, या बिजनेस एंटिटीज के साथ। मोस्टली उनके कॉर्पोरेट और ट्रेडिंग आवर्स की जो भी मल्टीनेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस होता है वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडिंग रहती है। उसको कहा जाता है कॉर्पोरेट बैंकिंग भी कहा जाता है। इट ऑल्सो बोरो, वो बोरो भी करती है और लैंड भी करती है फंड्स दूसरे बैंक को, एक लार्ज मल्टीनेशनल बैंक को, और इवन गवर्नमेंट एजेंसी को भी, ठीक है। उनका जो मेन फोकस रहता है वो किसमें होता है, कंपनीज में, फर्म्स में, प्रोप्राइटरशिप में, कंसर्न पे, या पब्लिक सेक्टर या इंस्टीट्यूट या सोसाइटीज, और किसमें होता है, ट्रस्ट और क्लब्स में भी वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये काम किसका होता है, हमारे रिटेल बैंकिंग का। क्लियर। सो रिटेल बैंकिंग भी ये, सॉरी रिटेल नहीं, होलसेल बैंकिंग, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के साथ वो अपना बैंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर चलाते हैं, राइट। बात करेंगे यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है, वन बाय वन करके सारी डेफिनेशन आपको क्लियर विथ एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ हम बता रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल बैंकिंग एक मल्टीपर्पज है जो कि मल्टी फंक्शनल
मल्टी फंक्शनल फाइनेंशियल सुपरमार्केट है वो, जो कि कंपनी को ऑफर करता है वाइड रेंज किसका, फाइनेंशियल सर्विसेज का, जैसे कि स्टॉक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रियल एस्टेट ब्रोकरेज हो गया, जो प्रोवाइड करता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस दोनों तरह से एक सिंगल विंडो में। ठीक है, जो भी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बात है, तो जो यूनिवर्सल बैंक है वो एक लार्ज बैंक है जो ऑपरेट करता है एक एक्सटेंसिव नेटवर्क, जो कि ब्रांचेस का रहता है, जो प्रोवाइड करता है दूसरे दूसरे सर्विसेज लाइक होल्ड सेटल क्लेम्स, जिसमें वो क्लेम्स को भी सेटल आउट करता है फर्म को, जो पार्टिसिपेट करती है डायरेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, जो कि फर्म की रहती है, जो बैंक फंडिंग करता है उसका इंश्योरेंस, जो कि अंडर राइट पे रहती है। ठीक है, क्लियर। यूनिवर्सल बैंक का जो मतलब है पूरे यूनिवर्सल के रिगार्डिंग है, तो वो बहुत बड़ा बैंकिंग का सेक्टर रहता है जिसमें ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। ठीक है, यूनिवर्सल बैंकिंग पॉपुलर इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो ये चीज कहाँ पे पॉपुलर है, डेवलप्ड कंट्रीज में, जो कि ऑफर करती है वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप शॉपिंग फॉर ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जिसमें वो सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट आ जाते हैं, जो सर्विस वाइड रेंज पे रहता है और फाइनेंशियल सर्विस पे रहता है, जैसे कि कमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, डेवलपमेंट बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो भी चीजें अवेलेबल होती है जो कस्टमर के वन रूफ में मिल जाती है। ठीक है, जिससे आप लोग भी सब चीजें, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों के सिटीज में भी अलग अलग शॉपिंग मॉल हो गए, जिसमें आप यही सॉल्यूशन ढूंढोगे। छोटी छोटी दुकानों में जाने से बेटर है कि हम वन स्टॉप पे ही सारी चीजें हमें मिल जाए, जहाँ कपड़े मिल जाए, जहाँ आपकी शॉपिंग हो जाए, घर के सामान हो जाए। तो उसी तरह से ये यूनिवर्सल बैंक भी काम करता है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारी फाइनेंशियल सर्विसेज का। ठीक है, राइट। जो डिपॉजिट करता है म्यूचुअल फंड, कैसे कैसे चीजें इस पे इन्वेस्टमेंट रहता है प्रोडक्ट, जैसे कि इसमें सेविंग अकाउंट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, और लोन्स जो भी रीच करती है कस्टमर को। ठीक है, क्लियर है सभी को। सो ये हमारा यूनिवर्सल बैंकिंग भी क्लियर है। इस्लामिक बैंकिंग और मर्चेंट बैंकिंग, अब सिर्फ दो रहा, इस्लामिक बैंकिंग पे चलेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है। Islamic banking or Sharia banking is a finance system based on the principle of not charging interest, which is prohibited under Islam. मतलब इस्लाम में जो बैंकिंग है, जैसे दुबई में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है और वो प्रोहिबिटेड है, मतलब इंटरेस्ट लेना उनके लिए सही नहीं है, वो चीज को प्रोहिबिटेड कर देते, राइट। देखो, जैसे कि इस्लाम और सायरा बैंकिंग एक फाइनेंस सिस्टम है जो कि बेस्ड करता है एक प्रिंसिपल, जो चार्ज नहीं करेगा बिल्कुल भी इंटरेस्ट, जो कि प्रोहिबिटेड है इस्लाम के अंदर। इंटरेस्ट देना ये सारा चीज उनके लिए सही नहीं, राइट। इस्लामिक बैंकिंग इज अ बैंकिंग सिस्टम इन अकॉर्डेंस विथ सायरट, जो कि वो एक बैंकिंग सिस्टम है जो कि सायरट में आ रहा है। इन इस्लाम मनी हैज नो इंटरेक्ट वैल्यू, इस्लाम में मनी का कोई भी इंटरेक्ट वैल्यू नहीं है। Money therefore cannot be sold at a profit or is permitted to be used as per Sharia only। मतलब उनका जो मेन मोटिव रहता है इस्लामिक शहरों में, इस्लामिक शहरों में जैसे आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया है, दुबई है, तो ये सारी जगह पे इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर आप किसी चीज का लोन ले रहे हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख का वहां पे अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 30 लाख का, तो आपको सिर्फ ये 30 लाख ही प्रोवाइड करना है। ठीक है, वो भी विद ईएमआई फैसिलिटी, ईएमआई फैसिलिटी उसमें अवेलेबल है। वो लोग इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इस्लामिक में एक प्रोहिबिटेड चीज है। ठीक है, प्रोहिबिटेड चीज है इस्लाम में इंटरेस्ट लेना। क्लियर। द इस्लामिक लॉ ऑफ शरीयत प्रोहिबिटेड पेइंग एनी फी फॉर रेंटिंग ऑफ मनी, मतलब आप किसी के पास से पैसा भी लोगे और उसका रेंट पे कर रहे हो, वो भी गलत है। वो चीजों के ऊपर भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। कॉल्ड राबी, जिसको कहा जाता है राबी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, कुछ टाइम के लिए उसे कहा जाता है राबी। ठीक है, राइट। सो इस्लामिक बैंकिंग का मेन मोटिव क्या है, इंटरेस्ट पे नहीं करना, राइट। 9 एंड द लास्ट, मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या है, मर्चेंट बैंकिंग क्या है हम देखेंगे अभी। मर्चेंट बैंकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस। बैंकिंग में भी कंसल्टेंसी सर्विस रहता है, जो प्रोवाइड करता है कंसल्टेंसी उस क्लाइंट को जो फाइनेंशियल मार्केटिंग
और मैनेजर और लीगल मैटर के खिलाफ मैटर में रहती है, जो कंसल्ट करती है, जो प्रोवाइड करती है एडवाइस, गाइडेंस और सर्विस फॉर अ फी। अभी आप लोगों को पता होगा बहुत सारी जगह पे लीगल एडवाइजरी ओपन हुए हैं, ठीक है। ये लीगल एडवाइजरी का मतलब क्या है, ये मर्चेंट से आपको आप सोच पाओगे, ठीक है। देखो, ये है आप लोगों का, ये है कस्टमर, ये है कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल ए इज द कस्टमर ऑफ बैंक बी, ठीक है। अब ए ने बैंक से लिया है 10 लाख रुपए, ए ने बैंक से लिया है 10 लाख रुपए, और ए ने ये 20 ईयर्स के लिए लिया है, ठीक है। बट ए ने कुछ टाइम, सिर्फ 1 या 2 साल ही वो पे किया होगा ईएमआईज, राइट। ईएमआईज ए ने कुछ टाइम के लिए ही पे किया होगा, ठीक है। उसके बाद उसने 1 या 2 मंथ स्किप कर दिया है ईएमआई पे करना, तो जो बी है, मतलब बैंक जो है, वो अपने क्लाइंट को नोटिस भेजती है कि आपने ये पेमेंट नहीं बना, आपने ये पेमेंट नहीं किया है, आप स्किप कर रहे हो, तो वो उनको अवेयर करती है, ठीक है। और ये सारी चीजें अंडर किसके होती है, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में ही सारी चीजें होती है, ठीक है। जब कस्टमर के घर पे ये मेल जाता है, मेल या लेटर जाता है, तब ऑलरेडी जो कस्टमर ऑफ ए है उसके पास कंसर्न चला जाता है थ्रू मेल या फिर मैसेज के द्वारा कि आपके घर पे ये चीजें आएगी या फिर ऐसा चीजें होने वाली, ठीक है। तो आप संभल जाइए। तभी भी अगर कोई कस्टमर नहीं संभलता है तो ये जो लेटर जाता है, तो कस्टमर को गुस्सा आता है और कस्टमर बोलता है कि मैं डायरेक्ट कोर्ट से बात करूंगा। तो जो कस्टमर जाता है एक लीगल एडवाइजरी ऑफिसर पे, जो लॉयर होते हैं उनके पास जाते हैं, लॉयर हो गए या फिर एक आजकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो ऐसी एडवर्टाइज करते हैं कि आपने पैसा यूज किया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज में क्या होता है फ्रेंड, जो कस्टमर ए है वो जा रहा है लीगल एडवाइजरी पे, और वही लीगल एडवाइजरी उनको बता रहा है कि ठीक है, आपके जो भी कॉल्स आएंगे या बैंक से आपका जो भी कनेक्शन कम्युनिकेशन होगा वो हम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा केस है वो लीगल एडवाइजरी हैंडल करेगा। तो जो भी कॉल्स बैंक के तरफ से जाएंगे, जो भी पर्सन्स, मैनेजर या कोई भी बैंक के तरफ से जाएंगे, तो उसमें बात करेगा वो लीगल एडवाइजरी। लीगल एडवाइजरी ये उनको एडवाइस देता है कि आप लोग पेमेंट, आप ये कस्टमर को परेशान नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कस्टमर को परेशान नहीं कर सकते, उनके पास पेमेंट नहीं है, जब आएगा तब वो भरेंगे, इस तरह से उनको ये बोला जाता है। बट एज अ बैंकर, एज अ बैंक, वो कोई भी हो, थर्ड पर्सन से बैंक बात नहीं करती है, बैंक फिर भी कस्टमर के पास जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो लीगल एडवाइजरी है वो कस्टमर के पास से पैसा लेती है, लेकिन कस्टमर समझ नहीं पाता है कि ये भी एक बिजनेस बनाने का तरीका है, ठीक है। अभी आप किसी के पास से पैसा ले रहे हो, आप उसे दोगे नहीं तो ये चलेगा नहीं, चलेगा, राइट। तो उसी तरह से बैंक भी अपने कस्टमर्स को पैसा देती है किसी ना किसी सिक्योरिटीज के पर्पस पे, या फिर बहुत सारे नॉन सिक्योरिटी पर्पस पे भी बैंक आजकल लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड होता है कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सी है, क्लियर, ठीक है। तो ये केस में वो चीजें को बिगाड़ देती है, कस्टमर का सिविल खराब होता है, कस्टमर का रिलेशन बैंक के साथ खराब होता है, और एक बार अगर बैंक में आपका सिविल खराब हुआ तो इन फ्यूचर आपको कभी भी बैंक में कोई भी लोन नहीं प्रोवाइड हो सकता है। हाँ, आप जुगाड़ से कर सकते हो, बट बैंक भी बहुत चीजें देखती है, सारी चीजें देख के और सोच समझ के ही वो अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो ये चीजों के ऊपर आजकल पब्लिक ज्यादा ट्रस्ट कर रही है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमने यूज कर लिया, हम नहीं पे करेंगे, हमारा लीगल एडवाइजरी देख लेगा जो होगा, ठीक है। सो ये चीज गलत है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो आपके आसपास में जो भी है, आप अभी बैंकर बनोगे तो आपके आसपास में कोई भी ऐसा कर रहा है तो उनको समझाइए ये सारी चीजें गलत है। वो ये सोचते हैं कि हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है, वो लीगल एडवाइजर से वो सपोर्ट नहीं करते, वो सिर्फ उनका पैसा खाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं, राइट, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इंडिया में, जो डिफाइन करती है मर्चेंट बैंकर एज एनी पर्सन हु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट इधर बाय मेकिंग अरेंजमेंट
regarding selling, buying or subscribing the security as a manager, consultant, advisor in relation to such issues management. ठीक है, so यही हमने आपको समझाया, एक प्रैक्टिकल चीज में आपको ये चीज समझाई. ठीक है, जो जनरल मर्चेंट बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन, एडवाइस करती है कॉर्पोरेट हाउस. करेक्ट. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स. ये सारा था आप लोगों का टाइप्स ऑफ बैंकिंग के रिगार्डिंग, कि किस टाइप्स के बैंकिंग है हमारे, कि इस टाइप्स के बैंकिंग है और क्या क्या उनका रोल है. हर एक बैंक का, हर एक चीज का अलग अलग रोल है. आपको किस तरह से पूरी बैंकिंग समझाई जाती है, वो पूरा डिटेल में आप लोगों को ये लेक्चर है, चैप्टर नंबर 2. ठीक है, हर संडे आप लोगों के लिए आता है मॉर्निंग 7 बजे. सो प्लीज आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा. आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, सो दैट हम भी नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के लिए और भी बेटर चीजें लेकर आए. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि आरबीआई के रिगार्डिंग है, आरबीआई और उनके फंक्शंस. ठीक है, राइट. सारी चीजें क्लियर है आप सभी को? कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. ठीक है, विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे. पीडीएफ आप लोगों को सारी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. ये है टेलीग्राम ग्रुप हमारा, सो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो. मिलते हैं इसके बाद वाले सेशन पे, जो 1:11 पे आपकी स्पीड मैथ्स की जो सेशन होगी उसमें मिलेंगे. इवनिंग में आप लोगों का लाइव सेशन होगा, तो प्लीज लाइव सेशन में आप लोग आ जाइएगा, ताकि आप लोगों से जो भी डाउट्स हो वो सारी डाउट्स क्लियर हो सके. ठीक है, आपकी जो भी क्वेरीज हो उसे लेकर आ जाना. ओके, क्लियर है सभी को? एंड करेंगे सेशन, मिलते हैं लाइव सेशन में भी. तब तक अपना ख्याल रखिए. जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स.